अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजरें अब ग्रीन लैंड पर क्यों हैं? आखिर बर्फ से ढके हुए इस दुनिया के सबसे बड़े जजीरे पर अमेरिका अपना हक क्यों समझता है? अमेरिका ग्रीन लैंड पर हमले के ऑप्शन इस्तेमाल करने की हद तक क्यों जा रहा है? और एडवेंचरस ट्रंप अपने ही नेटो इत्तेहादियों के साथ जंग छेड़ने पर क्यों तुला हुआ है? स्ट्रेटेजिक लिहाज से ग्रीन लैंड की अहमियत क्या है? और डेनमार्क क्या ग्रीनलैंड का मालिक है या फिर ग्रीनलैंड के लोग भी खुद मुख्तारी चाहते हैं? इन तमाम सवालात पर आज की इस वीडियो में रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इंसान चाहे आज खित्तों पर कब्जों के बाद बेशक मुल्कों की सूरत में रह रहे हैं, लेकिन इंसान की वसाइल पर कब्जों और दिफाई लिहाज से ताकतवर बनने की फितरत मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक जारी रहेगी। और ग्रीनलैंड की अहमियत अमेरिका के लिए दिफाई लिहाज से इसी तरह से अहम है जिस तरह रूस के लिए यूक्रेन की। जिस तरह से रूस ये नहीं चाहता कि इसके हमसाए में आकर नेटो बैठ जाए, इसी तरह अब यूरोप और रूस भी ये नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड में अमेरिका को मुकम्मल कंट्रोल मिल जाए। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझने के लिए पहले ग्रीनलैंड की वर्ल्ड मैप में पोजीशन और इसकी तारीख पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे में आपको इंतहाई शुमाल में अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक बर्फ से ढका हुआ अलग थलग जजीरा नजर आएगा जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। ये रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि 4 पाकिस्तान इसमें समा सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल करीब है, तो डेनमार्क पर इसकी मलकियत कैसे मुमकिन है? इसको समझने के लिए 9वीं सदी में चलते हैं, जब पहली बार डेनमार्क के वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड को दरियाफ्त किया। लेकिन ये नहीं कि इससे कबल यहाँ इंसान नहीं बसते थे, बल्कि यहाँ नेटिव अमेरिकन्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आज अमेरिका ये जवाब भी पेश करता है कि जोग्राफियाई लिहाज से और नस्ली एतबार से भी इस पर अमेरिका का ही हक बनता है। लेकिन जहाँ ये भी सवाल उठता है कि नस्ली लिहाज से तो फिर यूरोपियंस के अमेरिका दरियाफ्त करने से कबल भी वहाँ नेटिव ही बसते थे, तो क्या अमेरिका के असल हकदार भी नेटिव्स हैं जिनको यूरोप से आने वाले लोगों ने चुन चुन कर तब मारा था? अच्छा जी, वाइकिंग्स के ग्रीनलैंड में आने के बाद वो यहाँ ज्यादा देर आप कह लें कि नहीं रुक सके, क्योंकि मौसम बहुत शदीद था, मगर एडवेंचरस वाइकिंग्स के लिए ग्रीनलैंड का रास्ता खुल चुका था। 17वीं सदी में नॉर्वे और डेनमार्क जब सल्तनत बने तो ग्रीनलैंड को भी बाकायदा सल्तनत में शामिल किया गया और फिर 1721 में एक तजारती और मजहबी ग्रुप को ग्रीनलैंड भिजवाया गया ताकि वहां आबादकारी शुरू की जा सके। इसके बाद 18वीं सदी में बरतानवी राज के दौरान किंगडम ऑफ डेनमार्क टूट गया, लेकिन ग्रीनलैंड पर बरतानवी एम्पायर ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बर्फ से ढके इस जजीरे पर जहां जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी और कुदरती वसाइल ना होने के बराबर थे, इसलिए ग्रीनलैंड ने किसी सुपर पावर को भी अपनी तरफ तब मुतवज्जो नहीं किया और ये डेनमार्क का ही हिस्सा रहा। लेकिन 1933 में नॉर्वे और डेनमार्क में ग्रीनलैंड का तनाज़ा जो है वो एक दफा फिर से सामने आया, लेकिन आलमी अदालत ने इस पर डेनमार्क का हक बरकरार रखा। दूसरी जंग अजीम में जब डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हुआ तो ग्रीनलैंड के दिफा का कंट्रोल अमेरिका के सुपुर्द हो गया और अमेरिका ने यहाँ अपना फौजी अड्डा भी बनाया जो आज भी नेटो बेस के तौर पर कायम है। लेकिन 1953 में ग्रीनलैंड का कंट्रोल डेनमार्क के पास चला गया और यहाँ के शहरी बाकायदा डेनमार्क के सिटीजन कहलाए और इसे एक स्टेट या सूबे का दर्जा दे दिया गया। लेकिन 1980 में ग्रीनलैंड में एक रेफरेंडम के बाद डेनमार्क के इख्तियारात में कमी और ग्रीनलैंड की खुदमुख्तारी में इजाफा हुआ। फिर 2009 में भी एक और रेफरेंडम के नतीजे में ग्रीनलैंड के दाखिली मामलात की तमाम खुदमुख्तारी मुकामी आबादी को दे दी गई, अलबत्ता दिफाई और खारजा पॉलिसी जो है वो डेनमार्क के पास ही रही। यानी आप इन 2 रेफरेंडम्स को देखते हुए ये भी कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड की अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रही है। अब अगर अमेरिका की दिलचस्पी की बात करें तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक जजीरे को रूस पर नजर रखने के लिए आज से नहीं बल्कि 18वीं सदी से ऑफर्स करता चला आ रहा है। 18वीं सदी में पहली ऑफर, जबकि 1946 में ट्रूमैन के सदारती दौर में दूसरी ऑफर और ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत यानी 2019 में डेनमार्क को तीसरी ऑफर की गई, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन आज भी ग्रीनलैंड में करेंसी जो है वो डेनमार्क की ही चलती है और ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के पासपोर्ट पर ही सफर करते हैं। अलबत्ता ग्रीनलैंड दाखिली तौर पर खुद मुख्तार है, इसका अलग से परचम है और पार्लियामेंट भी है। नाज़रीन, अब हालिया सूरत हाल पर आ जाते हैं, जिसे मैंने बताया कि ट्रंप 2019 में भी डेनमार्क को ग्रीनलैंड की खरीदारी के लिए ऑफर कर चुके हैं।
तब भी यूरोपीय ममालिक और डेनमार्क की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और ट्रंप जब इस बार सदारती मुहिम चला रहे थे तो तब भी ये सवालात उठाए जा रहे थे कि ट्रंप इस दफ़ा ग्रीनलैंड के मुतल्लिक क्या पॉलिसी रखते हैं। तो ट्रंप ने सदारती मुहिम के दौरान एक खिताब में तब ये कहा था कि ग्रीनलैंड के लिए खरीदारी या अस्करी ऑप्शन के इस्तेमाल से इनकार नहीं, लेकिन अमेरिका को मुआशी और अस्करी कुव्वत के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। और फिर ट्रंप के हालिया बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जानिब से ट्रंप को ना सिर्फ सख्त रद्द-ए-अमल मिला, बल्कि ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क ने ये तक कहा कि वो किसी धमकी से नहीं डरेंगे बल्कि पूरी ताकत से अमेरिका का मुकाबला करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या डेनमार्क के पास इतनी फौजी कुव्वत या सलाहियत मौजूद है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकें? तो इसका जवाब है जी, नेटो। जी हाँ, अमेरिका की धमकी के बाद डेनमार्क ने अपने फौजी ग्रीनलैंड में भिजवाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन भी अपनी अफवाज ग्रीनलैंड में भिजवा रहे हैं और वहां मुश्तरका फौजी मशकें भी शुरू कर दी गई हैं। तो यहाँ बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग करेगा? सवालात ये भी उठ रहे हैं कि अमेरिका की ताकत का जिन क्या अब अपने ही साथियों या इत्तेहादियों को खाने जा रहा है? लेकिन जाहिर है कि ये इतना आसान नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को इतना संजीदा क्यों ले रहा है और अपने इत्तेहादियों की परवाह भी नहीं कर रहा? नाज़रीन, एक रीज़न तो ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसमें अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन से है, क्योंकि अगर कभी रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो नॉर्थ साइड से ही होगा, जिससे बचाव के लिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का जो हसूल है वो नागजीर है। इस हवाले से ट्रंप ने भी एक बयान में कहा कि अमेरिकी हिफाजत के लिए इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरह वो गोल्डन डोम सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें रूस से हिफाजत के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, जिससे ग्रीनलैंड को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में अभी ये भी कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों को खुद फैसला करना है कि इन्हें डेनमार्क की कुत्ता गाड़ियों का डिफेंस चाहिए या फिर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के पास नेटो इत्तेहादियों की सूरत में ग्रीनलैंड पर ऑलरेडी आप कह लें कि बेस तो मौजूद है, तो फिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मरा क्यों जा रहा है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह है कि ग्रीनलैंड दुनिया का वो वाहिद खिता है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड कीमती देहातों के लिहाज से भी आप कह लें कि ज़रखेज़ है, जिस पर अमेरिका और इसके बड़े सरमायाकारों की नज़रें भी हैं। दूसरी बड़ी वजह है जी समुद्री रास्ते। नाज़रीन, कुतुब शुमाली की बर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत पिघलती जा रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते और तजारती कॉरिडोर्स खुल रहे हैं। और ट्रंप ये जानता है कि अगर इसने ग्रीनलैंड पर हमला भी किया तो यूरोप के किसी मुल्क या नेटो में इतनी ताकत नहीं कि वो ट्रंप के रास्ते में आए। लेकिन अगर ट्रंप ने ताकत का इस्तेमाल किया तो यूरोप जैसे रूस से बचाव के लिए अमेरिका की मदद हासिल करता है, तो हो सकता है फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए इसे रूस की तरफ भी जाना पड़े। मतलब इस मामले में अगर मगर अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ग्रीनलैंड कोई ना कोई बड़ी लड़ाई की वजह ज़रूर बन सकता है, जो कि यूरोप और अमेरिका की बड़ी जंग का बायस होने के साथ साथ अमेरिका के लिए सुपर पावर टाइटल का दी एंड भी साबित हो सकता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? और अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास आने वाली तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।